नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। मैं आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पे स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का विषय है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथ में उभरे हुए भाग, जिसे हम पर्वत कहते हैं, इसका क्या महत्व है, ये हमारे जीवन को किस तरीके से परिभाषित करता है, हम इन सभी विषय पे चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज्योतिष विद्या से जुड़ा हुआ हर लाभ आपको प्राप्त होता रहे। इसमें वास्तु, पामष्टी एवं कुंडली से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मैं अपने विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखेंगे हाथ में पर्वत कहाँ होता है। कनिष्का अंगुली के नीचे बुध पर्वत होता है। अनामिका अंगुली के नीचे वाले भाग को सूर्य पर्वत कहते हैं। मध्यमा अंगुली के नीचे वाले भाग को हम शनि पर्वत कहते हैं। तर्जनी अंगुली के नीचे वाले भाग को, क्षेत्र को गुरु पर्वत के नाम से जानते हैं। गुरु पर्वत के नीचे वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे निम्न मंगल के नाम से जानते हैं। अंगुष्ठा के नीचे वाले क्षेत्र को शुक्र पर्वत के नाम से जानते हैं। जीवन रेखा के जहाँ प्रारंभ होती है वह क्षेत्र केतु पर्वत का होता है। ये चंद्र पर्वत है। और उच्च मंगल बुध पर्वत के नीचे कनिष्का अंगुली और चंद्रमा पर्वत के बीच के क्षेत्र को उच्च मंगल के पर्वत के नाम से जानते हैं। हथेली के मध्य भाग में राहु पर्वत के नाम से जानते हैं। अब हम इन सभी पर्वतों के बारे में जान गए कि पर्वत हमारे हाथ में कहाँ होता है। हम एक एक करके सभी पर्वत के महत्व को हम समझेंगे। पर्वत किस तरीके से हमारे जीवन को परिभाषित करता है, इन विषय को हम समझेंगे। सबसे पहले चंद्र पर्वत के बारे में जानते हैं। मणिवध के ऊपर और हथेली के बाएं भाग के नीचे का क्षेत्र चंद्र पर्वत का क्षेत्र कहलाता है, जैसा कि आपको पिक में बताए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। चंद्र पर्वत वाले व्यक्ति कल्पनाशील, संवेदनशील, कवि, कलाकार, सौंदर्य प्रेमी और साहित्यकार होते हैं। ये गंभीर क्षेत्र में मानसिक चिंता, चंचल बुद्धि के स्वामी होते हैं। अगर चंद्रछेद से कोई भी रेखा शुक्र पर्वत तक पहुंच गई तो विदेश यात्रा का योग भी बनता है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में यदि मंगल द्वितीय तक पहुंचने वाली रेखा हो तो विदेश यात्रा का भी योग बनता है। मंगल का क्षेत्र गुरु पर्वत के नीचे और बुध तथा चंद्रमा क्षेत्र के बीच मंगल पर्वत होता है। गुरु पर्वत के नीचे का क्षेत्र को हम निम्न मंगल के नाम से जानते हैं। बुध पर्वत के नीचे वाले क्षेत्र को हम उच्च मंगल के पर्वत के नाम से जानते हैं। निम्न मंगल भौतिक स्थिति को दर्शाता है, वही उच्च मंगल मानसिक स्थिति को दर्शाता है। मंगल का सामान्य गुण बल, साहस और निर्भयता होता है। रक्त को उत्तेजित करता है। ऐसे व्यक्ति कठिनाई से विचलित नहीं होते हैं। आलोचना सुनना पसंद नहीं करते, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, दृढ़ स्वभाव के होते हैं। अति विकसित मंगल का पर्वत व्यक्ति को उग्र स्वभाव का बना देता है। द्वितीय मंगल अर्थात उच्च मंगल वाले व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान, मेधावी और वैज्ञानिक होते हैं। कनिष्का अंगुली के नीचे के उभरे भाग को बुध क्षेत्र कहते हैं। बुध का स्वभाव दृष्टि सजग रखते हैं। बुध क्षेत्र उभरे भाग वाले व्यक्ति यात्रा अधिक करते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी काफ़ी प्रखर होती है। उनका मन थोड़ा अस्थिर रहता है। व्यापार व्यवसाय में यह पर्वत बहुत लाभ दिलाता है। इस पर्वत पर खड़ी 3 रेखाएं व्यक्ति के चिकित्सीय क्षेत्र में यश प्राप्त होता है। दबा हुआ बुध पर्वत विवेकहीनता को भी प्रकट करता है। गुरु पर्वत तर्जनी के मूल के नीचे वाला भाग गुरु पर्वत का क्षेत्र कहलाता है। उभरे हुए गुरु पर्वत व्यक्ति के उत्साहयुक्त, स्वतंत्र प्रकृति के, आदर्शवादी, विचारवाद, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। ऐसे व्यक्ति विवेक और बुद्धि का उपयोग खूब करते हैं। शासक, धर्मगुरु, शिक्षक
और उद्योग में निपुण होते हैं। अधिक उभरे गुरु पर्वत वाले व्यक्ति थोड़ा घमंडी स्वभाव के भी हो जाते हैं। स्वयं के सामने सबको तुच्छ समझते हैं। यदि पर्वत दबा हुआ हो तो व्यक्ति निम्न स्तर के कार्यों में उलझने वाला होता है। तो अर्थात मध्यम पर्वत बेहतर माना जाता है। शुक्र पर्वत अंगूठे के मूल जीवन रेखा तक फैला हुआ गद्देदार मांसल भाग को हम शुक्र पर्वत के नाम से जानते हैं। पर्वत ऊंचा हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, सौंदर्य, प्रेम, संतान, वैभव, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति दयावान, कला, संगीत प्रिय व्यक्ति होते हैं। प्रेम के संबंधों में विशिष्ट होते हैं। सपाट समतल पर्वत व्यक्ति के आध्यात्मिकता के तरफ झुकाव की ओर दर्शाता है। मध्यमा के मूल में हृदय रेखा तक फैले क्षेत्र को शनि पर्वत कहते हैं। शनि पर्वत यदि उभरा हुआ हो तो व्यक्ति एकांत प्रिय, भाग्यवादी, गंभीर, दूरदर्शी, आध्यात्मिक और परिश्रमी होते हैं। उच्च पर्वत वाले गंभीर स्वभाव के होते हैं। शंकाशील स्वभाव के कारण पारिवारिक व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते। अधिक उभरे हुए पर्वत व्यक्ति को उदासीन, अध्यात्मवादी और दार्शनिक बनाता है। अनामिका के नीचे का मांसल क्षेत्र सूर्य पर्वत कहलाता है। अगर यह समान उभार वाला हो तो व्यक्ति दार्शनिक, बौद्धिक, विद्वान, लेखक, वक्ता और धर्मगुरु होता है। यदि सूर्य क्षेत्र दबा हुआ हो तो मंदबुद्धि, ख्याति विहीनता प्रकट करता है। सूर्य पर्वत क्षेत्र पर यदि 3 खड़ी रेखाएं हो तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य क्षेत्र में एक आड़ी रेखाएं को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी दशा अस्वस्थता का घोतक होता है। राहु पर्वत हथेली में इस पर्वत का क्षेत्र ठीक बीचों बीच होता है। मस्तिष्क रेखा के नीचे मंगल और शुक्र पर्वत के पास माना जाता है। भाग्य रेखा इसी पर्वत से होकर शनि पर्वत तक जाती है। राहु का जो क्षेत्र माना गया है, अगर वह अत्यंत पुष्ट और उन्नत है तब ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से भाग्यवान होता है। इसी पुष्ट पर्वत पर से भाग्य रेखा स्पष्ट तथा गहरी होकर अगर आगे बढ़ती है तब ऐसे व्यक्ति जीवन में परोपकारी, प्रतिभावान, धार्मिक तथा सभी प्रकार के सुख भोगने वाला होता है। यदि हथेली में भाग्य रेखा टूटी हुई है, राहु पर्वत विकसित है, तब ऐसे व्यक्ति एक बार आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक ऊंचा उड़ जाता है, लेकिन फिर बाद में उसका पतन हो जाता है। केतु पर्वत हथेली में इस पर्वत का स्थान मणिवध के ऊपर शुक्र तथा चंद्र क्षेत्रों को बांटता हुआ भाग्य रेखा के प्रारंभिक स्थान के समीप होता है। इस पर्वत का फल राहु पर्वत की तरह ही देखा जाता है। केतु का प्रभाव जीवन में 5वें वर्ष से लेकर 20वें वर्ष तक देखा जाता है। यदि यह पर्वत स्वाभाविक रूप से उन्नत एवं पुष्ट होता है तथा भाग्य रेखा भी स्पष्ट तथा गहरी हो तो यह व्यक्ति भाग्यशाली होता है तथा अपने जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग करता है। ऐसा बालक गरीब घर में जन्म लेकर भी अमीर हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह पर्वत अस्वाभाविक रूप से उठा हुआ हो और भाग्य रेखा कमज़ोर है, तब उसे बचपन में बहुत अधिक बुरे दिन देखने पड़ते हैं। उसके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है और शिक्षा पाने के लिए भी ऐसे बालक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा बालक बचपन में बीमार भी होता है। यदि केतु पर्वत अविकसित हो, भाग्य रेखा भी प्रबल हो, फिर भी उसके जीवन में गरीबी मिटती नहीं। अतः केतु पर्वत का विकसित होने के साथ साथ भाग्य रेखा भी स्पष्ट और विकसित होना जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार। आज इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।